Hello everyone, this is your tutor from ATG Biotechnology Education YouTube channel. Here I am going to explain you the part number 5 of engineering maths module 2. सो पार्ट नंबर 4 तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख रखी थी जो कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं AKTU एग्जामिनेशन के लिए. सो पार्ट 5 में हम लोग कुछ क्वेश्चन और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए. देन आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑल्सो फॉर योर एग्जामिनेशन. सो लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन. So in this video we will discuss this question like for the probability density function हमें दिया हुआ है cx स्क्वायर व्हेन x की वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर दैन 0 बट लेस दैन 3 एंड 0 अदरवाइज. सो इसमें फर्स्ट पार्ट में हमें जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू पता करनी है और दूसरे में हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है x के लिए जब x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी और 2 से जो है छोटी होगी. सो लेट्स मूव विद द डिस्कशन ऑफ द सॉल्यूशन. सो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम लोग जैसे जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तब होगा जब उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे अपर लिमिट से लोअर लिमिट, अपर लिमिट टू लोअर लिमिट एफ ऑफ एक्स. फंक्शन को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 आनी चाहिए. तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि ये फंक्शन जो एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे हमें सी एक्स स्क्वायर दी हुई है. ये सी एक्स स्क्वायर दी हुई है तो यही वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पे रखेंगे. तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हम लोग और लिमिट हमें दी हुई है 0 to 3. सो 0 to 3 फंक्शन की वैल्यू हमारी है सी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज़ इक्वल टू 1 कर देंगे. अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो c हमारा कांस्टेंट है, c बाहर आ जाएगा. एक्स स्क्वायर डी एक्स को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा. 0 to 3 इज़ इक्वल टू 1. अब हमारा c, अब हम लोग क्या करेंगे कि जो x है c बाई 3, 1/3 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे. एक्स क्यूब जो है हमारा 320 रहेगा. तो एक बार हम लोग x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब जो होगा वो 27 हो जाएगा. माइनस फिर उसके बाद है हम लोग 0 रखेंगे x की जगह पे तो 0 का क्यूब जो है वो 0 ही होगा. तो इज़ इक्वल टू 1. तो यहाँ पे हमारा आया c बाई 3 27 माइनस 0 इज़ इक्वल टू 1. अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो c बाई 3 इंटू 27 इज़ इक्वल टू 1. 3 9 जा 27 तो 9c इज़ इक्वल टू 1. तो c की वैल्यू यहाँ से हमारी 1/9 आ गई. तो यहाँ से हमारा जो c की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गया. ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है. अब हमारा पार्ट 2 में पूछा है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब x की वैल्यू जो है 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इस केस में भी हम लोग जो है इंटीग्रेशन ही करेंगे. बस इंटीग्रेशन जो करेंगे उसमें हमारी जो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी. जैसे अपर लिमिट इसमें जो है हमारी 2 हो जाएगी एंड लोअर लिमिट हमारी इसमें 1 हो जाएगी. तो लेट्स सी कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. तो हमारा फॉर्मूला जो होता है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एफ ऑफ एक्स डी एक्स. तो इसमें हम लोग मतलब कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है हमारी, मतलब पहले लिमिट रखते हैं 1 to 2 और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है सी एक्स स्क्वायर डी एक्स है. तो c हमारा कांस्टेंट है और c की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी 1/9. तो 1/9 जब रखेंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये बाहर आ जाएगा. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा फ्रॉम 1 to 2. अब 3 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं तो 1/9 इंटू 3 हो जाएगा हमारा. फिर ये आ जाएगा एक्स क्यूब फ्रॉम 1 to 2. सो ये हमारा 1/9 इंटू 3 एक्स क्यूब 1 to 2. अब हम लोग 9 3 जा 27 हो जाएगा एंड एक्स क्यूब की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब जो है
2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1/27, 2 का क्यूब इज़ 8 एंड 1 का क्यूब इज़ 1, तो ये आ जाएगा 1/27 इंटू 7। तो हमारी वैल्यू जो प्रोबेबिलिटी की आ जाएगी 7/27। सो पी की वैल्यू व्हेन x इज़ greater than 1 less than 2 is 7/27. So this is the part 2 solution. So I hope the concepts of solving the question is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. So let's move ahead with the discussion of the next question. So यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ डिफाइंड बाई। तो यहाँ पे हमारा जो एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है उसके लिए जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है एक रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे फंक्शन है हमारा a/x³ व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 और 0 अदरवाइज। सो हमें इसमें जो है a की वैल्यू जो है पता करनी है। तो लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन द f ऑफ x की वैल्यू जो है हमें दी हुई है a/x³ और जो हमारा x का लिमिट दिया हुआ है वो x की वैल्यू जो है इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। अब इसमें एक हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग जो है क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं लाइक -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का जो इंटीग्रेशन करेंगे इसकी वैल्यू जो है 1 के इक्वल होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। सो व्हेन वी विल यूज़ दिस कॉन्सेप्ट, सो -∞ टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे फंक्शन हमारा a/x³ दिया हुआ है एंड लिमिट जो है 5 to 10 है। सो a/x³ dx इज़ इक्वल टू 1, ये आ गया हमारा। फिर इसके बाद है हमारा जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा कि जब हम मतलब a तो हमारा कांस्टेंट है तो a को हम लोग बाहर निकाल लेंगे 5 to 10 1/x³ dx इज़ इक्वल टू 1। जब हम लोग 1/x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर थे 5 to 10 1/x³ dx इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो a जब हम लोग इसको 1/x³ को इंटीग्रेट करेंगे तो x -3 + 1/-3 + 1 5 to 10 इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमें क्या मिला, x की पावर जो है -3 + 1 तो x की पावर -2 हो जाएगा एंड यहाँ पे -3 + 1 इट कम्स आउट एज -2 5 to 10 इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है अब उसको रखेंगे तो x to the power -2/-2 5 to 10 इज़ इक्वल टू 1, ये था हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो -2 है उसको बाहर लाएंगे तो -a/2 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे x to the power -2 10 to the 5 to 10 लिमिट हो जाएगी एंड इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग x² को मतलब अगर इन्वर्स में दिया हुआ है तो हम लोग इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। सो -a/2 1/x² 5 to 10 इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग एक बार x की जगह पे 10 रखेंगे एंड एक बार 5 रखेंगे तो -a/2। सो जब हम लोग 10 रखेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा एंड जब 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1। सो -a/2 1/100
-1/25 इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो -a/2, यहाँ पे हम लोग जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। 1 - 25 4 जा, सो 4 इज़ इक्वल टू 1। तो -a/2, अब 1 - 4 करेंगे तो इंटू हमारा -3/100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 1। माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, या फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते तो वो प्लस हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 3a/200 इज़ इक्वल टू 1। सो 3a/200 इज़ इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारी जो है 200/3 आ जाएगी। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो है a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, सो मस्ट प्रिपेयर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। So let's move ahead. So here there is a difference between a continuous probability distribution and the discrete probability distribution. This can be asked in 2 marks question. So 2 marks के question में ये difference पूछा जा सकता है. So you must prepare at least 4 point between them. सो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन मान लेते हैं कि वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा तो इसका मतलब कि जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तो इसकी वैल्यू जो है 1 होगी। ये दूसरा क्राइटेरिया है। और मीन वेरिएंस हम लोग कैसे निकालते हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज़ हमारा इंटीग्रेशन ही करते हैं, बट इसमें मीन का होगा तो x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। और वहीं अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वेरिएंस हमारा जो है हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हो गया, चारों फार्मूले आपने यूज़ किया हुआ है। सो यू कैन ईजिली राइट द formulas over here and it can create the difference between the discrete probability distribution. अब हम लोग देखें डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में, तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है फॉर x इज इक्वल टू एक्स आई, इट शुड बी ग्रेटर दैन 0, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, समेशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल टू 1। फिर है हमारा मीन की वैल्यू, तो मीन की वैल्यू हम लोग समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। जो हमारा पी आई एक्स आई की वैल्यू है, इसको जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको सम करके इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट द मीन वैल्यू। फिर उसके बाद है हमारा वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे समेशन ही होगा हमारा फ्रॉम आई टू एन, फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन ऑफ आई टू 1 वेट। सो यहाँ पे वेरिएंस जो हो जाएगा वो होगा हमारा समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस समेशन आई टू आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स पी एक्स टू दी होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला। सो चारों डिफरेंस जो है, पहला एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इसमें कैसे होनी चाहिए, इसमें प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फिर जो इंटीग्रेशन करेंगे उसकी वैल्यू कैसे आएगी। सो ये फॉर्मूला बेस्ड डिफरेंस है, सो यू कैन ईजिली राइट इट डाउन। Move ahead with the discussion of one more difference. So
डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई एक्स आई, और इसमें हम लोग x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स से कैलकुलेट करते हैं. सो मीन एंड वेरिएंस का डिफरेंस हमने ऑलरेडी देख रखा है. सो लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन ऑफ अनदर टॉपिक. सो यहाँ पे हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ ट्रायल or the number of tosses, an event can be classified into 3 different types of distribution. सो नंबर ऑफ ट्रायल या फिर नंबर ऑफ टॉसेस जिसमें इवेंट्स आते हैं उसके बेसिस पे हम लोग जो है क्लासीफाई कर सकते हैं इवेंट्स को 3 डिस्ट्रीब्यूशन में. सो 3 डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हमारा बाइनोमियल और दी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. सो स्मॉल नंबर ऑफ ट्रायल या फिर जब एन की वैल्यू जो है स्मॉल होती है तो उस टाइम पे हम लोग जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं. और फिर उसके बाद दूसरा है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. दूसरा है हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन. सो ये जो होता है एक लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब एन की वैल्यू जो है बड़ी होती है. फिर थर्ड है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो एक जो होता है लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे एन की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है और यहाँ पे पी एंड क्यू की वैल्यू जो है स्मॉल नहीं होती है. सो बेसिकली यहाँ से हमारा जो है मेन टॉपिक स्टार्ट होगा दिस यूनिट का. एंड इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो कि हमेशा एग्जाम्स में आते हैं. सो 3 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको हम लोग जो है स्मॉल वैल्यू ऑफ एन के लिए यूज़ करते हैं. फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है वो थोड़ी बड़ी होती है. फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी जो होता है एक लिमिटिंग केस होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे एन की वैल्यू जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. सो फर्स्ट वन इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर इंटू क्यू टू द पावर एन माइनस आर. सो ये होता है हमारा फॉर्मूला. सो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. सो लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट ए इन वन ट्रायल बी पी. सो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला होता है. मान लेते हैं कोई भी इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है एक ट्रायल में वो पी है एंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस पी है जो कि क्यू होगा. सो लेट्स सपोज एक कोई इवेंट है उसके आने की प्रोबेबिलिटी पी है. तो आने की प्रोबेबिलिटी पी है तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 बाई पी जिसको हम लोग जो है क्यू मान ले रहे हैं. तो यहाँ पे तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हैपनिंग प्लस नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी. सो टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू हैपनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी. सो हैपनिंग प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू. तो ये आ जाएगा हमारा पी प्लस क्यू. अब इसको हमें प्रूफ करना है कि 1 के बराबर होना चाहिए. तो p प्लस और क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी है. तो यहाँ पे p प्लस पी एंड माइनस पी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड वैल्यू वुड बी 1. सो ये प्रूफ होता है कि जो हैपनिंग इवेंट की और नॉन हैपनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो वैल्यू हमें 1 देखने को मिलती है. And this is a very important formula which will be used in every question of the binomial distribution. So you must remember the formula. So PR is equal to NCR P to the power R into Q to the power N minus R. Easy and simple formula. So must remember it. And then probability of happening an event r time is
इसको हम लोग कैसे डिराइव करेंगे उस चीज़ का है। सो मान लेते हैं कोई इवेंट आर है, उसको होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी आर है। तो पी आर का फॉर्मूला हो जाएगा एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। आर की वैल्यू जो है 0 1 2 3 से लेके एन तक है, और इज इक्वल टू आर प्लस वनथ टर्म ऑफ द क्यू प्लस पी एन। अगर आर की वैल्यू जो है 1 होगी तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है एक इवेंट का होने का वन टाइम के लिए वो एन सी वन क्यू टू द पावर एन माइनस वन पी टू द पावर वन। सो ऐसे ही हम लोग वैल्यू रख के हम लोग देख सकते हैं कि सक्सेसिव टर्म्स में कैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड देन है हमारा, इसी को हम लोग जो है बाइनोमियल या फिर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ द बर्नौली और द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन is clear to you. There is no need to derive the formula. You just remember the formula and use the formula wisely. So इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स इन 6 टॉसेज ऑफ अ फेयर क्वाइन। सो एक क्वाइन को जब उछाला जा रहा है, 6 बार टॉस करा जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है 4 हेड्स आने की। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पी मतलब पी की बात करें तो 1/2 होगा, क्यू की बात करें तो 1 माइनस पी हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 1/2। एन की बात मतलब कितने टाइम उसको जो है उछाला गया, दैट इज़ 6। एंड आर की वैल्यू हमें दी हुई है 4। जो इवेंट होने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 4। सो हैपनिंग इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमें 4 दी हुई है। सो इससे हम लोग जो है पता कर सकते हैं कि लाइक हमारा क्या है जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। सो यहाँ से हम लोग पी आर इज इक्वल टू एन सी आर पी टू द पावर आर क्यू टू द पावर एन माइनस आर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हमें दी हुई है 4 इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमें 6 दी हुई है, 6 आर की वैल्यू 4 दी हुई है। अब पी की वैल्यू हमें जो है 1/2 दी हुई है, एंड आर की वैल्यू जो है हमें 4 दी हुई है। क्यू की वैल्यू भी 1/2 है, एंड एन की वैल्यू 6 है, एंड आर की वैल्यू जो है वो 4 है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जब 6C4 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 6 माइनस 4। और 1/4 को जब हम लोग 1/2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स इसका जो है लेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। सो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। सो ये हमारा 1/16 आ जाएगा। अब 1/2 4 6 माइनस 4 है तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2, दैट वुड बी इक्वल टू 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 है तो हमारा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा, इंटू 1/16 इंटू 1/4। सो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो 3 5 जा 15 इंटू 1/16 इंटू 1/4। सो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 15 इंटू 1/16 इंटू 1/4, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब इससे हम लोग लिख सकते हैं 15/64। अब जब इसको हम लोग डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो 0.2343 आ जाएगा। सो P4 की वैल्यू जो है हमें वो दी हुई है 0.2343। ये हमारा आंसर आ गया। सो आई होप द वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। सो ये हो गया हमारा कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। So this is the way to solve the question. Now the next question is
Okay. So if on an average one ship in every 10 is rigged, find the probability that out of 5 ships expected to arrive, 4 at least will arrive safely. So इसमें हमें दिया हुआ है कि एक शिप जो है एक if on an average one ship in every 10 is rigged, सो 10 शिप में एक शिप जो है रैक हो जा रही है एवरेज तरीके से। तो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 5 जो शिप्स हैं जो आने वाली हैं उसमें से कम 4 जो है शिप सेफली आएँ। तो इसमें से हमें दिया हुआ है कि 10 शिप में से एक शिप जो है रेक्ड हो जा रही है। सो 9 शिप्स जो है वो जो है सेफ़ है, मतलब 10 शिप है उसमें से एक शिप जो है मतलब या तो उसको चोट लग जा रही है या तो वो ख़त्म हो जा रही है, ऐसा कुछ है, मतलब वो सेफ़ नहीं है। तो एक ही हो रही है 10 में से, तो इसका मतलब है कि 10 में से 9 जो शिप है वो तो सेफ़ है। तो हमें जो यहाँ पे सेफ्टी का वो निकालना होगा लाइक प्रोबेबिलिटी, तो हमें मिलेगा कि 10 में से 9 शिप जो है वो सेफ़ हैं। और अगर हमें निकालना हो कि कितनी शिप जो है सेफ़ नहीं है, तो 1 - 9/10 दैट वुड बी इक्वल टू 1/10। सो 1/10 शिप ऐसी हैं जो कि रिग्ड हैं। अब इसके बाद हमारा है प्रोबेबिलिटी पता करनी है एटलीस्ट 4 शिप्स आउट ऑफ 5 आर सेफ। तो इसमें हम लोग P निकालेंगे फॉर एटलीस्ट 4 शिप्स आउट ऑफ 5 आर सेफ। तो इसमें हम लोग P वेट अ मिनट सो इसमें हम लोग वो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 निकालेंगे। सो ये हमारा इक्वल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो n की वैल्यू जो है हमें 5 दी हुई है, और जो c की n की वैल्यू मतलब यहाँ पे 5 ही सीट में से बताना है, तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, और इस केस में r की वैल्यू 4 होगी, एंड इस केस में हमारी r की वैल्यू जो है वो 5 होगी। सो लेट्स सॉल्व द फॉर्मूला। सो हमारा फार्मूला जो होता है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर इन स्मॉल। सो NCR P टू द पावर R, NCR P टू द पावर R Q टू द पावर N माइनस R। तो यहाँ पे हमारा अगर n देखें तो n जो है 5 है, 5C4 P टू द पावर हमारा जो है यहाँ पे P हम लोगों ने निकाला था कि सेफ शिप की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, तो 9/10 था, 9/10 टू द पावर 4, और रेक्ड शिप की 1/10 टू द पावर n माइनस r होगा, तो n की वैल्यू 5 है एंड r की वैल्यू 4 है, तो ये जो है हमारा 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसका निकालेंगे तो 5C5 9/10 टू द पावर 5 1/10 टू द पावर 0, क्योंकि यहाँ पे n और r की वैल्यू जो है सेम है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 5C4 को सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो 1 हो जाएगा 5 - 4 इंटू 9/10 टू द पावर 4 इंटू 1/10 टू द पावर 1, प्लस अगर हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारा यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो यहाँ से ये रहा हमारा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे है फैक्टोरियल
सॉरी आई हैव रिटन दिस एज रॉन्ग। सो 5 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू n माइनस आर, तो 5 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 0। 5 से कैंसिल, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू जो होती है ये 1 होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे एंड वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू 9/10 टू द पावर 4 इंटू 1/10, और यहाँ पे 9/10 टू द पावर 5। सो इसको जब हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हमें मिलेगा 9/10 टू द पावर 4 को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंटू 1/10, और यहाँ से हमारा 9/10 बच जाएगा। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे 9/10 टू द पावर 4 एंड यहाँ पे 5 टू जा तो 1/2 प्लस 9/10 आ जाएगा। एंड हियर 9/10 टू द पावर 4 इसको सॉल्व किए तो हमारा जो है 14/105 आ जाएगा। ओवरऑल सॉल्व करने पर जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी 5 सिप में से 4 सिप को सेफली लाने की, वो होगी 0.91854। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सिप सेफली अराइव फ्रॉम 5। So I hope the concept is clear to you. Sorry guys, I do not have a blackboard facility, so that's why I am explaining all these things on my phone only. So I will try my best so that you can understand the things. If you have any doubt, please mention in the comment box. So the third question is, if 10% of the bolts produced by a machine are defective, अगर कोई मशीन से 10% जो बोल्ट्स बन रही हैं वो जो है डिफेक्टिव हैं, तो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 10 बोल्ट्स चूजन एट रैंडम 1 नन एट मोस्ट 2 बोल्ट्स विल बी डिफेक्टिव। सो हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी। सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी पता करते हैं डिफेक्टिव बोल्ट्स की। सो ये है हमारा 10%। सो 10% को अगर हम लोग नंबर्स में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 10/100, दैट इज़ इक्वल टू 1/10। 1/10, और या फिर इसको हम लोग 0.1 भी लिख सकते हैं। और नॉन डिफेक्टिव की तो प्रोबेबिलिटी जो है 1 माइनस 0.1 दैट इज़ इक्वल टू 0.9। सो जो टोटल नंबर ऑफ बोल्ट्स हैं वो 10 है, तो n की वैल्यू हमारी 10 हो गई। सो इसमें पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव बोल्ट। सो एक डिफेक्टिव बोल्ट की प्रोबेबिलिटी हमारी जो है NCR P टू द पावर R Q टू द पावर n माइनस R। सो n जो है हमारा यहाँ पर 10 है, 10C, और R की वैल्यू प्रोबेबिलिटी जो है हमें 1 की है, 1 डिफेक्टिव बोल्ट की। सो P की वैल्यू जो है हमारी 0.1 है टू द पावर 1, एंड Q जो है हमारा 0.9, और n माइनस R मतलब 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। ये आ गया हमारा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 10 फैक्टोरियल ऑफ 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 10 माइनस 1, और ये 0.1 0.9 टू द पावर 9। अब ये हमारा 10 इंटू फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9, 0.1 0.9 टू द पावर 9। फैक्टोरियल 9 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा बचेगा 10 इंटू 0.1 इंटू 0.9 की पावर 9। सो 10 इंटू 0.1 इंटू 0.9 टू द पावर, इसके पावर में हमारा 9 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा 10 इंटू 0.1, तो ये हमारा
1 के इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 0.9 टू दी पावर 9। तो ये हमारी वैल्यू जो है 0.3874 आ जाएगी। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिफेक्टिव बोल्ट आउट ऑफ 10 बोल्ट। फिर दूसरा है हमारा पार्ट प्रोबेबिलिटी दैट नन इज़ डिफेक्टिव। हमें इसमें प्रोबेबिलिटी पता करनी जिसमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं हो। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट ऑफ डिफेक्टिव बोल्ट। सो नॉन डिफेक्टिव के लिए मतलब P0 हमें पता करना पड़ेगा। सो 10C0 P टू द पावर 0 एंड Q टू द पावर n-0। तो इससे हमारा आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 10-0 इंटू पी की वैल्यू जो है 0.1 टू द पावर 0 एंड 0.9 टू द पावर 10-0। तो ये 10 हो जाएगा। अब फैक्टोरियल 10-0 इज़ 10, तो फैक्टोरियल 10 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे एंड 0.1 टू द पावर 0 इज इक्वल टू दी 1। सो 1 इंटू 0.9 टू द पावर 10। सो ओवरऑल देखें तो P0 की वैल्यू जो है हमें 0.3486 देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ द पार्ट 2 सॉल्यूशन एंड नाउ पार्ट 3 सॉल्यूशन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफेक्टिव बोल्ट। सो यहाँ पे बस फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सो यू कैन फाइंड इट एज 10C2 P की वैल्यू 0.1 थी एंड P टू द पावर R तो 2 एंड Q टू द पावर n-R। तो n की वैल्यू 10 है, R की वैल्यू 2 है, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10-2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.9 का पावर 8। अब फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 8 अपॉन 2 फैक्टोरियल 8 ये कैंसिल 2 5 जा। सो इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.9 का पावर 8। यहाँ से 9 5 जा 45 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर इंटू 0.9 टू द पावर 8। अब इसको जब हम लोग ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी 2 डिफेक्टिव बोल्ट की दैट वुड बी 0.1935। सो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। फिर हमारा 5th पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव। एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव में हमारा प्रोबेबिलिटी पता करेंगे 0, 1 और 2 की। सो इसमें प्रोबेबिलिटी हम लोग 0 की कैलकुलेट किए थे 0.3486। फिर प्रोबेबिलिटी 1 की हमने कैलकुलेट की थी 0.3874 और प्रोबेबिलिटी 2 की 0.1935। ओवरऑल सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 0.9295। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 डिफेक्टिव बोल्ट। So I hope the question is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. As well as here some of the here the derivation of a binomial probability distribution is given. You can just go through once the derivation, but I think derivation is not important regarding the KTU examination, but you can't predict what can be what can come and what can not. So you just go through the derivation once and then solve the question. सो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है कि एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसमें जो है नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं और सारे जो ट्रायल होते हैं उसके 2 पॉसिबल आउटकम होते हैं, एक सक्सेस होगा एक फेलियर होगा। सारे ट्रायल्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं
जो पी एंड क्यू होता है ये कांस्टेंट होता है एक्सपेरिमेंट के लिए, पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट के लिए। और पी एक्स इज इक्वल टू आर जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं पी आर की तरह पे। और जो सक्सेसिव प्रोबेबिलिटीज़ पी आर इन वन फॉर आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 2 अप टू n, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है। एंड n and p in the binomial probability distribution are the parameter। n और जो p है ये बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैरामीटर्स हैं या फिर उनके पैरामीटर्स हैं। फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब n ट्रायल्स हो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज p, सो इसको हम लोग जो है b n p कहेंगे। एंड इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। सो इसमें अ डाई इज़ थ्रोन 8 टाइम, एक कोई डाई है उसको हम लोग 8 बार जो है थ्रो कर रहे हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल सो इसमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि 3 हमें जो है देखने को मिलेगा, 2 एग्जैक्टली 2 टाइम्स, एटलीस्ट 7 टाइम्स एंड एटलीस्ट वंस। सो इसमें हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग 3 इन अ सिंगल ट्रायल, एक ट्रायल में हमें 3 को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होगी। और नॉट थ्रोइंग 3 इन अ सिंगल ट्रायल वुड बी 1 माइनस 1/6, दैट वुड बी 5/6। और n की वैल्यू जो है हमें 8 दी हुई है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एग्जैक्टली 2 टाइम्स में हमारा यहाँ पे n की वैल्यू 8 है एंड r की वैल्यू 2 है। तो इस पे रख के हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमें 0.2604 मिलेगा। एंड ऐसे ही हम लोग एटलीस्ट 7 टाइम के लिए देखेंगे तो एटलीस्ट में हमारा P7 और P8 निकालेंगे और फिर हमें इसमें वैल्यू मिलेगी 0.0000244410। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एटलीस्ट वंस, तो इसमें भी हम लोग सेम फार्मूला लिखेंगे। इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी 0 के अलावा सारी प्रोबेबिलिटी 8 तक निकालेंगे। तो इसका मतलब हम लोग P0 को कंसीडर करके P0 को माइनस कर देते हैं, प्लस करके माइनस कर देंगे तो पूरी प्रोबेबिलिटी 1 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कर देंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू जो है 0.7675 आ जाएगी। So I'm not explaining you this question in very detail because I have already explained you around 3 to 4 questions in very detail. From there you can relate these questions also because this question is only based on the formula. So you can solve this and I am providing you my notes as well, so you can go through the notes. So next question is the probability that a bomb dropped from a plane will strike the target is 1/5. If 6 bombs are dropped, find the probability that exactly 2 will strike the target and दूसरा है हमारा at least 2 will strike the target. So इसमें भी हमारा सेम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वही यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। Now the next concept, so I will discuss these concepts in the next video. I hope whatever I have discussed is clear to you. If you have any doubt, please mention in the comment box. Thank you so much for watching. Keep sharing and liking my videos. Thank you.